हाँ जी दोस्तों, एक बार काफ़ी लंबे समय बाद आप और मैं फिर से मिल रहे हैं और टॉपिक जीएसटी होने वाला है। सबसे पहले यदि आप लोगों का ऑडिट का पेपर अभी भी बचा हुआ है, मुझे पता है थोड़ा-सा लंबे खिंच गए हैं पेपर, पर कभी-कभी ना बर्नआउट होने की जगह हमें ये समझना चाहिए कि शायद भगवान ने हमें एक्स्ट्रा समय दिया है। अभी भी आप लोगों के पास 8-9 दिन हैं, थोड़ा-सा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 1 आध दिन का ब्रेक लो और 6 दिन, 7 दिन भी यदि आपने लग के अच्छे से पढ़ लिए, स्पीडली पढ़ लिए, तो आपका ऑडिट निकल जाएगा। ज़्यादा सोचना इन चीज़ों पे नहीं है कि क्या पेपर टफ आएगा, ईज़ी आएगा, ज जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, हम टैकल कर लेंगे। तो यदि आप लोगों का ऑडिट का पेपर बचा है, तो इस वीडियो को प्लीज़ मत देखना, यहीं पे बंद कर देना। 31 तारीख के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी। तो 31 तारीख के बाद फिर से आके आप देख सकते हो। बट हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि 31 को आप देख सकें। ठीक है। जिन बच्चों के ग्रुप 2 नहीं है या ऑडिट के पेपर नहीं है और उनने ये अटेम्प्ट दिया है, दैट इज़ द फर्स्ट ग्रुप, या फिर जो भी बच्चों का मई 26 सितंबर 26 ऑनलाइन मतलब बिल्कुल हमारे 4 महीने 5 महीने बाद पेपर है, उन सब लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सॉल्यूशन पे तो हम बात करेंगे ही, जिससे कि जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। बट मई 26 सितंबर 26 स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको एक पैटर्न समझ में आएगा, उनको ये समझ में आएगा कि हमें कौन-सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है, हमें कौन से टॉपिक्स में भी इंटरनली किन टॉपिक्स में घुमाया जाता है, किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेस्ड करके पढ़ना है। तो इसलिए मैं बोलूँगा और देखो आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल समझ में आएगा। पेपर ना एवरेज बनता है। कभी किसी टॉपिक में से अच्छे क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो कोई दूसरे टॉपिक से ईज़ी उठा लेते हैं। तो वाइस वर्सा ये कहानी चलती रहती है। ठीक है। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये उन लोगों से जिनने की जनवरी 2026 का एग्जाम दिया है। देखो, आप लोगों ने जनवरी में एग्जाम्स दिए, आप लोगों के रिजल्ट्स आएंगे अप्रॉक्स मार्च में। मार्च फर्स्ट वीक में आ जाने चाहिए, सेकेंड वीक में आ सकते हैं क्योंकि ऑडिट का पेपर काफी पोस्टपोन हो गया। आप लोगों का नेक्स्ट अटेम्प्ट भगवान करे आप लोग पास हो जाओ। पॉजिटिवली मैं यदि बात करूं तो जिन भी बच्चों को मैं अटेम्प्ट देना पड़ा, उन बच्चों का मैं अटेम्प्ट रहेगा आपके रिजल्ट के 1.5 महीने बाद। देखो, यदि आप लोगों का रिजल्ट पास हो जाएगा तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। पर हम लोग ना सीए एग्जाम्स कर रहे हैं और सीए एग्जाम्स की एक खासियत है। खासियत ये है कि आपको लगे रहना पड़ता है। यदि आपका रिजल्ट कभी नेगेटिव आ जाए तो आपको जल्दी से उठ के गैदर होके अपने आप को फिर से कलेक्ट करके फिर से पढ़ने पड़ता है ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स में आप लोग सक्सेसफुली लाइन क्रॉस कर लो। तो यदि आपके पेपर अच्छे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट यदि थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे है ना, तो थोड़ा-सा आप इस बात को समझो कि 1 महीने, 1.5 महीने बचेगा आपके पास सिर्फ फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, रिजल्ट आने के बाद। और उतना टाइम मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट एट ऑल इनफ कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देखो 2 तरीके की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है सुपरफिशियल कि ऊपर-ऊपर से पढ़ ली और एक पढ़ाई होती है डिटेल्ड। ठीक है? सीए एग्जाम्स ना डिटेलिंग के लिए जाना जाता है, एनालिटिकली एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है कि भैया आपको अपने नॉलेज को एनालिटिकली यूज करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे ना ऐसा कोई 10 नंबर का सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ी बड़ी केस स्टडीज देखने मिलेगी। तो आपको पढ़ाई भी उस तरीके से करनी है। तो यदि थोड़ा सा भी आपको ये हिंट है कि यार ऊपर नीचे हो सकता है, तो चालू कर दो, चालू कर दो। और चालू सिर्फ इसलिए कर दो क्योंकि वो उन 1.5 महीने में ना आप नहीं कर पाओगे। और यदि आप लूप में फंस गए, देखो ये ना एग्जाम्स का एक जाल है, एक माया जाल है, एक लूप है। यदि आप एक बार इस लूप में फंस गए तो मैं देख रहा हूं अभी तक कुछ बच्चे जो मेरे साथ थे अभी तक वो इस लूप में फंसे। देवर इंटेलिजेंट, देवर इनफ इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छा काम करते हैं सब, किसी भी क्लाइंट को पूरी तरीके से टैकल कर लेते हैं। बट क्या हुआ, वो लूप में फंस गए। और जहां पे ये अटेम्प्ट्स का एग्जाम्स का लूप आना चालू होता है ना, बहुत टफ हो जाता है इस लूप से बाहर निकलना। फिर लास्ट में क्या होता है, 5 साल बाद थक हार के सीए छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं अब कुछ और करेंगे, अब एमबीए कर लेंगे। बट आप सीए बन सकते थे, क्यों नहीं बने? क्योंकि आप अपनी ही गलती से लूप में फंसे। आप बहुत अच्छा काम करना सीख जाओगे, आप बहुत अच्छा क्लाइंट हैंडलिंग सीख जाओगे, आपको एक्ट्स की इनफ नॉलेज हो जाएगी, बट आप ये एग्जाम्स के लूप में फंस जाओगे। तो इस लूप को छोड़ना पड़ेगा और इस लूप को तभी छोड़ेंगे जब हम ये ना सोचें कि हमारे पेपर खत्म हुए। हम ये उसी दिन सोचें जिस दिन हम सीए बने।
11th-12th में क्या होता था, स्कूल लाइफ 8th 9th 10th हर क्लास में क्या होता था, जिस दिन हमारा लास्ट पेपर होता था ना, हम सोचते थे अब रिजल्ट तक तो कोई पढ़ना लिखना है ही नहीं, अब तो सिर्फ मस्ती करना है। लड़के सिर्फ ये प्लान करते थे कि अब उस कॉलोनी की टीम के साथ मैच लेंगे, ठीक है, तू बैट ले आना, तू बॉल ले आना, ठीक है। और लड़कियां ये सोचती थी कि अब कौन सी टीवी सीरीज देखनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, या क्या कौन सी ड्राइंग करनी है, वॉट एवर, है ना। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, जस्ट अ रिलैक्सेशन ब्रेक मिला है। ये पूरा सीए जब तक हम फाइनल क्रॉस नहीं कर लेते, ये पूरा हमारा एग्जाम चल रहा है, एवरी डे इज अ पेपर। यदि आप ये मानोगे ना, तो आपको दिल में दर्द भी नहीं होगा और आप इजीली एक एक स्टेज को क्रॉस कर जाओगे। मुझे पता है मैंने थोड़ा सा लंबा ज्ञान दे दिया इस पे, थोड़ा सा ज्यादा पेल दिया आप लोगों को इस पे, बट ये लूप में मत फंसना। यदि कोई बच्चा जो कि सीए में आया और वो सीए नहीं कर पाया, यदि उसको छोड़ना पड़ता है ना, तो 90% चांसेस वो होते हैं कि वो लूप में फंस गया। तो पहले जब साल में 2 बार एग्जाम होते थे, तभी बच्चे लूप में फंस जाते थे, तो अब तो भैया साल में 3 बार एग्जाम हो रहे हैं। आई एम अ वेरी स्मॉल गाय टू टॉक अबाउट दिस, है ना? मेरी बहुत नई-नई एंट्री हुई है इस प्रोफेशन में, इस टीचिंग लाइन में। मुझे पता है इंस्टीट्यूट में अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा होगा, बट मेरा काम है बोलना, मैं फिर भी बोल देता हूँ, यदि 0.0001% भी यदि कोई सुन रहा है, अंदर बैठा व्यक्ति, मुझे पता है आपने आपके पास एक टीम है, आपने बहुत एनालिटिकल सोच के 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर लाए होंगे। आपकी भी पीछे कुछ ना कुछ सोच होगी। वो सोच सही होगी। बिल्कुल, आपने जो सोचा उस तरीके से वो सोच सही होगी। बट सर 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर नहीं हो सकता फ्रॉम द लाइन ऑफ स्टूडेंट्स। और वो सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि यदि हमें एनालिटिकल एप्लीकेशन वाले बच्चे चाहिए, तो 2 महीने में पढ़ के वो लोग नहीं समझ सकते। फिर क्या होगा, बच्चा ना पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चालू कर देगा और आने वाले 2 से 3 साल में आपको पता है क्या होगा। आई वोंट से इसके आगे आपको पता है क्या होगा। यदि बच्चे ने ये निकाल लिया, हमें बनानी पड़ती फिर ऐसी वीडियोस कि भैया ये 5 चैप्टर पढ़ लो, 35 नंबर का आ जाएगा, और आ भी जाता है। इस पेपर को देख लो, मेरी आप वीडियो देख लो, 10, 12, 13 हज़ार व्यूज़ है उस पे कि ये 5 चैप्टर पढ़ लो एंड स्कोर 30 आउट ऑफ 35। और बिल्कुल मैंने जो 5 चैप्टर बताए आप देख लो, उसी में से आया है। और कोई ऐसा हमने तीर नहीं छोड़ा है, हमने आप ही के प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके वो बनाया है। कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी टीचर हो, बट दिस इज फंडामेंटली नॉट नॉट करेक्ट। और उससे क्या हो रहा है, मे वाले बच्चे जनवरी से ये पूछना चालू कर दे रहे हैं मैसेज पे कि सर एबीसी एनालिसिस दे दो, या कौन कौन से 5 चैप्टर है। वीडियो डला है यूट्यूब पे, फिर भी उनके मैसेज आते हैं कि सर ये 5 चैप्टर फिर से रिपीट होंगे क्या, जो आपने इस अटेम्प्ट के लिए बनाया। तो हम ना धीरे धीरे बच्चों का माइंडसेट हम ऐसा बना रहे हैं। आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यदि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो प्लीज इस पे एक बार सोचिए कि साल में जो 3 अटेम्प्ट्स हैं, इसमें बच्चा कितना एनालिटिकल एप्लीकेशन कर पाएगा, उसको कितना टाइम मिलेगा किसी भी प्रोविजन में घुसने के लिए। वो जब तक किसी भी प्रोविजन में घुसने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, टाइम खत्म हो चुका होगा उस टॉपिक के लिए। उसको अगले टॉपिक पे भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स इतना कम टाइम होता है। बस मेरी इतनी ही बात थी। और यदि आप कोई इंस्टीट्यूट में से हैं, इन केस बाय चांस, तो सर थोड़ा सा आप इस पे एक बार सोचिए। एज अ मेंबर ऑफ दिस वंडरफुल मदर बॉडी, मेरा बस इतना सा कहना है, यदि आप स्टूडेंट हैं, अपने आप को यदि आपने इस लूप से बचा लिया तो आप सीए बन जाओगे, नहीं तो आप कितने भी डिजर्विंग हो, यदि आप इस लूप में फंस गए, तो ये लूप आपको सिर्फ जकड़ते जाएगा और 5 साल बाद एक फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन में पहुंचा देगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद पढ़ते रहना है। यार एक बात बताऊं, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो एग्जाम्पशन, जो आईटीसी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई आज पढ़ रहे हो ना, ये कल को प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाली है, आर्टिकलशिप में, एंड उसके बाद आपको ये फाइनल में भी काम आएगी। तो कुछ भी पढ़ा हुआ, इनकम टैक्स, जीएसटी, लेट्स से एफएम, कॉस्ट ऑडिट, ये कॉस्ट तो नहीं, चलो कॉस्टिंग तो फाइनल से चला गया है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, मेनली यदि मैं आपको 3 बताऊं, इनकम टैक्स, जीएसटी, एड अकाउंट्स, ऑल्सो अकाउंट्स, एंड फोर्थ इज ऑडिट। ये 4 सब्जेक्ट जो है ना, दिस ये 4 सब्जेक्ट आपको मास्टर करने ही पड़ेंगे फॉर फाइनल। तो यदि आप पढ़ भी लोगे, देखो कल को पास हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए, रह गए, तो फिर हमें काम भी आएंगे। तो एनालिसिस करो और पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी मे वाले बच्चों के लिए एक डिटेल प्लान में लाऊंगा, आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए अपने मे एग्जाम्स फॉर जीएसटी। ठीक है।
काफी बातें हो गई, नाउ लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी आर हियर फॉर, दैट इज क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर यदि मैं जीएसटी की बात करूं, सबसे पहले मैं इस पेपर को, चलो एक काम करते हैं, पहले अपन पेपर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपका सेक्शन बी जो जीएसटी वाला पार्ट था, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन 5A को मैं थोड़ा बाद में उठाऊंगा, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है, इसको हम आराम से इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो भी हमारे साथ मई सितंबर वाले भाई बहन हैं उनको वैल्यू एडिशन हो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट 5B, दैट दिस इज अ वेरी, आई विल नॉट से वेरी इजी, क्योंकि जिनका गलत हो जाता है ना उन बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कि सर ने वेरी इजी बोल दिया है ना, और हमसे हुआ ही नहीं। सिली मिस्टेक हो सकती है यार, मैं ना हर बच्चे को एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कितना ही ईजी आ जाए कितना ही टफ हो जाए, चलो टफ होगा तो गलत होने के चांसेस होंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी भी हो जाए ना तो सिली मिस्टेक के चांस बनते हैं। तो अब कोई रेग्रेट नहीं, अब कुछ नहीं, अब क्या है, सिर्फ अपने आंसर्स देखना है, सही गलत होता है तो उस हिसाब से हमें ओवरकम करना है, हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेल मैनेजेबल क्वेश्चन था। मेसर्स फ्राई लिमिटेड जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है, उनने एक मशीन बेची है बीसीजी को, वो भी राजस्थान में रजिस्टर्ड है, इन द मंथ ऑफ मे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8.5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। आपको टैक्स रेट दे रखा है। सबसे पहले द फॉलोइंग अमाउंट हैव बीन चार्ज्ड इन एडिशन टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के एडिशन में 8.5 लाख की मशीन है, उसके अलावा 42,000 चार्ज किया है आउटवर्ड फ्रेट में। कॉन्ट्रैक्ट था टू डिलीवर मशीन एट बीसीजी लिमिटेड फैक्ट्री, मतलब एफओआर बेसिस पे, तो ये जो 42,000 है ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूं 8,50,000 प्लस 42,000। ठीक है, मेसर्स फ्राई लिमिटेड ऑफर्स अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 8.5 लाख विच वॉज ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। देखो एग्जाम हॉल में ना मुझे पता है कि हमारे पास इतना सोचने का टाइम रहता ही नहीं है, बट डिस्काउंट तभी ऐड होगा एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जब वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड हो। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, अब 8.5 लाख का 3% विच इज 25,500, ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, मेसर्स फ्राई लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 days for payment from the date of issue of invoice, filling which the interest at 1.5% per month shall be charged. The payment was made after 18 days from date of issue of invoice. However, Messrs Fry Limited waived the interest payable for delay. ये मैंने जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन एक रिव्यू वीडियो भी डाली थी, और उस रिव्यू वीडियो में बहुत ऊपर ऊपर सुपरफिशियली जब मैंने पेपर पढ़ा था तो मैंने बोल भी दिया था कि भैया इस ये ऐड नहीं होगा। प्रॉब्लम पता है क्या हुई, बहुत सारे बच्चे आ गए सर क्यों ऐड नहीं होगा, हम ऐड करके आए हैं। एक दो बच्चे ऐसे आ गए कि शिट सर लास्ट लाइन नहीं पढ़ी, पूरा नंबर चला जाएगा। पढ़ा करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, पूरा ना आपको स्टोरी दी और लास्ट में ये लाइन लिख दी, जब तक इंटरेस्ट एक्चुअली कलेक्ट नहीं किया जाए तब तक उसको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी, देयर विल बी नो ट्रीटमेंट फॉर दिस, देयर विल बी नो ट्रीटमेंट। ठीक है, कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, सब्सिडी वाला पॉइंट ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। मेसर्स फ्राई लिमिटेड ने को दो सब्सिडीज मिली है डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। तो पहली बात, जो दोनों सब्सिडीज है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। ठीक है, 60,000 मिली है फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ सच मशीन। प्राइवेट एंटिटी से सब्सिडी मिली है, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू। सेकंड क्या है, सेकंड है 80,000 फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ सच मशीन। गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है वो इंक्लूड नहीं होती है, तो नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, बोथ द सब्सिडीज वर नॉट डिडक्टेड व्हाइल अराइविंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 8.5 लाख। समझना मेरी बात, सब्सिडीज वाले पॉइंट को मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाना चाहूंगा, इतना ज्यादा इशू रहता है इस पॉइंट में बच्चों को। एक बार हम नई शुरुआत करते हैं सब्सिडीज वाले पॉइंट के लिए। मैंने ये कैलकुलेटर बनाया और मैंने कहा कि मैं इसको मार्केट में 100 रुपए का बेचूंगा, कितने का, 100 रुपीज का। अब मेरे पास एक तो रतन टाटा जी आ गए, अब तो है नहीं इस दुनिया में, पर मैं फिर भी सब्सिडीज के लिए उन्हीं को बुलाता हूं। दूसरा मेरे पास गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि भैया धैर्य जी ये जो कैलकुलेटर है ना दिस इज अ वेरी नेसेसिटी प्रोडक्ट, तो 100 रुपए ना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप इसको मार्केट में 80 रुपीज में बेचो, 20 रुपीज की सब्सिडी हम देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरी प्राइस 100 है, आप 20 रुपए दे रहे हो तो मैं मार्केट में 80 रुपए में बेच दूंगा, मुझे इससे 100 रुपए आने चाहिए। 20 आपने दे दिए, मैं 80 में बेच दूंगा, आप 20 नहीं दोगे मैं 100 में बेचूंगा। ठीक है, रतन टाटा जी आए,
रतन टाटा जी ने कहा कि भैया कैलकुलेटर के बिना तो इंडिया बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकता और हमें इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बढ़ाना है, तो आप ये कैलकुलेटर पे और कम करो, हम आपको एक्स्ट्रा 10 रुपए की सब्सिडी देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 100 रुपए का कैलकुलेटर था, 20 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, इसलिए मैं पब्लिक को 80 में बेच रहा था। अब 10 रुपए की सब्सिडी रतन टाटा जी आप भी दे रहे हो, ठीक है, अब मैं पब्लिक को 70 में बेचूंगा। समझे? बेसिकली कैलकुलेटर की प्राइस मेरे हिसाब से मैंने कितनी निकाली थी, 100। गवर्नमेंट से आए 20, रतन टाटा जी से आए 10, पब्लिक को कितने में जा रही है, 70 में। अब ये जो लाइन है ना, क्या बोथ द सब्सिडीज वर नॉट डिडक्टेड वाइल अराइविंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 8.5 लाख। इसका मतलब है कि ये जो 8.5 लाख है ना, दिस इज 100 रुपीज, इसमें से सब्सिडी कम नहीं करी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये जो मैंने प्राइस निकाली थी ना कि मेरे को ये कैलकुलेटर 100 रुपए में बेचना है, ये वो वाली प्राइस है, इसमें से सब्सिडी लेस नहीं करी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो अब 8.5 लाख को हमें इसमें से सब्सिडीज को हटाना पड़ेगा। कौन सी सब्सिडीज को? कौन सी सब्सिडीज को? जो गवर्नमेंट ने दी है। देखो, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 पे जाओ, क्या बोलता है कि सर सब्सिडीज यदि गवर्नमेंट से आ रही है तो कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं करना। क्या वैल्यू में ऑलरेडी एडेड है? क्या वैल्यू में ऑलरेडी एडेड है? बताओ मेरे को सब लोग। वैल्यू में ऑलरेडी एडेड है, बिल्कुल है। हमने लेस ही नहीं करी ना भाई। हर बार ना आपको जो प्राइस दी जाती थी ना, वो नेट ऑफ सब्सिडी दी जाती थी। नेट ऑफ सब्सिडी मतलब सब्सिडी हटाने के बाद। इस बार ना दिस 8.5 lakhs इज एज गुड एज कि भैया सब्सिडी मिली नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्सिडी को लेस करेंगे। 15 सबसेक्शन 2 इंक्लूडेबल वाला सेक्शन है, हमेशा वैल्यूज को इंक्लूड करना है, बट यहां पे होगा लेस। क्या लेस होगा? 80,000 गवर्नमेंट वाली सब्सिडी। आई होप आप लोगों को समझ आया है। नहीं आया मुझे मैसेज करना, मैं समझाऊंगा। अभी क्या है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के हिसाब से मैंने थोड़ा शॉर्ट में रखा है इसको। ठीक है, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। चलो, तो 8.5 लाख में आपका 42,000 ऐड हुआ, 25,500 लेस हुआ एंड 80,000 भी लेस होगा, तो आपका ये आ जाएगा 786,500। क्वेश्चन 5 बी का आंसर है 786,500। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप firm having operation in Kerala made a payment of advance amounting to 1,50,000 to Messrs K Transport a GTA on 5 अगस्त 25। ठीक है, अपन लिखते जाते हैं। एडवांस मिला है, कब मिला है? 5 अगस्त 25 को मिला है। कितने का मिला है? 1,50,000 का। ठीक है, बैलेंस पेमेंट कितना हो रहा है? बैलेंस पेमेंट हो रहा है 10 नवंबर 25 को। कितने का? 2.5 लाख का। चलो, इतना क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज आर रेज्ड ऑन। ठीक है, बेसिकली दो केसेस दिए आपको, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस में इनवॉइस इशू हो रहा है 5 सितंबर को, सेकंड में 15 सितंबर को। ठीक है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जिसने कि एक जीडीए से सर्विस ली है। सबसे पहली बात क्या होगा, ये पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो, द इनवॉइस आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सप्लायर। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर हो गया कि भैया जो इनवॉइस है वो सप्लायर इशू कर रहा है, मतलब कि आपका जीटीए मेसर्स के ट्रांसपोर्ट इशू कर रहा है। ठीक है, सप्लायर हैज नॉट एक्साइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ये आरसीएम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने फॉरवर्ड चार्ज में पे करने के लिए मना कर दिया, तो आरसीएम हो जाएगा। ठीक है, बट जो अपना सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, तो टैक्स इनवॉइस वो इशू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्फ इनवॉइसिंग का केस नहीं है। ठीक है, अब हमसे मांगा है इनने टाइम ऑफ सप्लाई। चलते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज की। उसके अंदर भी हमें आरसीएम वाले केस पे चलना पड़ेगा। आरसीएम वाला केस है डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब देखो यहां ना दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एक तो 5 सितंबर के अकॉर्डिंग और दूसरा 15 सितंबर के अकॉर्डिंग। 5 सितंबर के अकॉर्डिंग भी दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एक एडवांस पेमेंट का अलग, बैलेंस पेमेंट का अलग। यदि हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है 5 सितंबर को, तो इस केस में एडवांस पेमेंट क्या आ जाएगा? एडवांस पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 25 और 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस। 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? तो बेसिकली 6 सितंबर से हम गिनना चालू करेंगे, 6 7 8 9 10, तो 5 दिन तो ये हो गए। फिर
11 टू 20 सितंबर 10 दिन ही हो गए, 21 टू 30 सितंबर 10 दिन ही हो गए, फिर अक्टूबर के 31 डेज, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक 56 डेज हो गए। अब 57, 58, 59, 60 मतलब 4 नवंबर, तो 5 नवंबर जो है 5 नवंबर विल बी 61 61st डे। तो 5 अक्टूबर और 5 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, तो जो 1.5 लाख का है ना उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 5 अक्टूबर, ये वाली डेट। बाकी जो बैलेंस पेमेंट है 2,25,000 का, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। आप लोग समझे क्वेश्चन, दो केसेस दिए हैं, एक 5 सितंबर के हिसाब से निकालना है, एक 15 सितंबर के हिसाब से। अज्यूमिंग की टैक्स इनवॉइस 5 सितंबर को इशू हुआ है, अज्यूमिंग की टैक्स इनवॉइस 15 सितंबर को इशू हुआ है। अभी हम सिर्फ 5 सितंबर पे बात कर रहे हैं। तो पहला जो एडवांस पेमेंट है उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया 5 अगस्त, जो आपका दूसरा 2.5 लाख का है उसका निकल जाएगा आपका 15, सॉरी उसका आपका क्या निकल जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट क्या है 10 अक्टूबर 25 और 5 नवंबर, सॉरी 10 नवंबर 25 और 5 नवंबर, तो इसका आपका आ जाएगा ये। तो जो यदि टैक्स इनवॉइस 5 सितंबर को इशू हुआ है तो आपके दो टाइम ऑफ सप्लाई रहेंगे। पहला एडवांस पेमेंट 1.5 लाख का, उसका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा 5 अगस्त। सेकंड 2.5 लाख का जो बैलेंस पेमेंट है उसका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा 5 नवंबर। यदि मैं 15 सितंबर की अब यदि बात करूं तो अगेन इस केस में दो टाइम ऑफ सप्लाई रहेंगे। पहला आपका एडवांस पेमेंट के लिए, एडवांस पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वही रहेगा क्या 5th 8th मतलब 5 अगस्त 2025। 1.5 लाख रुपए का जो एडवांस पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई इट विल बी 5 अगस्त। बचा हुआ रिमाइंडर 2,50,000 का जो टाइम ऑफ सप्लाई है यहां पे वो क्या होगा, तो सर 15 सितंबर से जब हम 61 डेज क्रॉस करेंगे तो वो 10 नवंबर के बाद ही आएगा। तो जो बैलेंस पेमेंट 2.5 लाख का है उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10 नवंबर 2025। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ गया। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का क्वेश्चन था इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन यदि मैं 5th ए की बात करूं क्वेश्चन मैनेजेबल था, यदि मैं सॉरी 5th बी की बात करूं क्वेश्चन मैनेजेबल था। बच्चों से गलती होगी तो सिर्फ यही होगी या यहां पे। ठीक है, फिर मैं 6th ए टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूं, यहां गलती के दो मोड्स हैं। पहला, काफी बच्चों ये गलती करके आ सकते हैं कि भैया सेल्फ इनवॉइसिंग मतलब रिसिपिएंट ने खुद ने इनवॉइसिंग करी है तो उसके हिसाब से वो नई जो टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट है वो निकाल के आ सकते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, और कहीं गलती कर सकते हो क्या यार, आप ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो गलती के कोई स्कोप नहीं थे, क्वेश्चन ठीक था, यदि आपको प्रोविजन आता है तो क्वेश्चन सॉल्वेबल था। ठीक है, नेक्स्ट, शांति वेलनेस सेंटर एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ये 12 AB में, उन्होंने कुछ फर्निश किया है आपको डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 25। क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू अबव अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ठीक है, अमाउंट जो है दैट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सबसे पहले अमाउंट रिसीव फॉर कैंप्स कंडक्टेड फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन की एक्टिविटी जब भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट करता है विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB इट इज एग्जाम्प्ट। प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू अबंडेंट ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख है इट विल ऑल्सो बी एग्जाम्प्ट। क्यों, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब आप अबंडेंट ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन को देते हो तो इट इज एग्जाम्प्ट। एंड पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स इन अर्बन एरिया। तो 1 लाख रुपए तो हमने बच्चों को दिए, बच्चों पे स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए, वो एग्जाम्प्ट होगा। अब ये जो 2 लाख है ना ये भी एग्जाम्प्ट होता यदि जो 65 साल से ऊपर वाले अंकल लोग आंटी लोग हैं यदि वो लोग रूरल एरिया से होते तो, बट वो लोग अर्बन एरिया से हैं तो ये जो 2 लाख हो जाएगा इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, रेंट्स आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स प्रीमाइस टू अ बुक शॉप सेलिंग स्पिरिचुअल लिटरेचर। रेंटिंग तभी एग्जाम्प्ट होती है जब वो रिलीजियस प्रेजेंस में होती है, और उसमें भी ना रूम मंडपम वो बहुत क्लियरली बताया है, या शॉप बहुत क्लियरली बताया है, तो भैया ये तो अपना टैक्सेबल होगा। grants advertisement right to a person for publicity on the premise of charitable and religious trust, इसका एग्जाम्पशन ऐसा मुझे जितना याद आ रहा है कहीं पे भी नहीं है ना, तो ये भी आपका टैक्सेबल होगा। ऑर्गेनाइज या बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप, ओके ठीक है, ट्रेनिंग कैंप, बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप फॉर कोचिंग ऑफ टीनेजर। ठीक है, यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कोचिंग या ट्रेनिंग देता है किसी स्पोर्ट्स की, एकदम लास्ट पॉइंट है चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होता है, तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 5,500 मतलब 2,17,500। टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 2,17,500। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7A। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ हरियाणा, हैव फाइल्ड हिज GSTR 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 ऑन 10 जून। अप्रैल 2025 के रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा? द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग वाज 20th
ठीक है, अप्रैल 2025 के रिटर्न का ड्यू डेट होगा 20th मई 2025। एक्चुअली फाइल कब किया है? एक्चुअली जो है हमने फाइल किया है ये 10th जून को, मतलब कितने दिन बाद? 21st से काउंट करेंगे तो 21st से आपका जो मई है ना, तो 31st तक जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31। ठीक है, तो ये अपने 11 दिन हो गए प्लस 10 दिन जून के, 21 डेज हमने लेट फाइल किया है रिटर्न। तो बेसिकली इतने दिनों का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, पर पहले पूरा पढ़ लो। डिपॉजिटेड 80,000 इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन 18th में, ड्यू डेट से पहले ही हमने कैश लेजर में 80,000 रुपए जमा कर दिए थे। डेबिटेड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन 10 जून, 10 जून मतलब जिस दिन रिटर्न भरा है, मतलब कैश लेजर में जो हमने 80,000 जमा किए थे वो डायरेक्टली जिस दिन हमने रिटर्न फाइल किया है उसी दिन हमने डेबिट किया है, मतलब उससे पहले ये कैश कहीं पे यूज नहीं हुआ, ये हिंट है। नो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन, ठीक है, प्रोसीडिंग्स नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, ठीक है। टैक्स पेबल था 2 लाख, ये 2 लाख में से 1.2 लाख तो आईटीसी था, ठीक है, इस पे तो हमें कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है, आईटीसी पे कोई इंटरेस्ट पे होता नहीं है। कब होता? अभी तो नहीं हो रहा सर, अभी तो क्वेश्चन डिस्कस करो, ठीक है। 80,000 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, 80,000 हमने ड्यू डेट के पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिए थे, और उसको हमने डायरेक्टली यूज किया है जो हमने रिटर्न लेट फाइल किया ना उस दिन। तो ये 80,000 भी हमने कैश डिपॉजिट जो ऑलरेडी कर दिया था उससे ही किया है। तो हम मानते हैं हमने जो रिटर्न है वो लेट फाइल किया, बट उसके वजह से टैक्स का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो देरी से गया हो। भैया 1,20,000 तो आईटीसी वाले ही अमाउंट था, और 80,000 जो कैश में पे करना था वो कैश हमने पहले ही डिपॉजिट कर दिया था कैश लेजर में। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल, तो भैया निल, निल इंटरेस्ट, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट बनेगा आपका। क्यों? 1,20,000 रुपए आईटीसी में पहले से ही था, और जो 1,20,000 रुपए आईटीसी से यूज किया है, और जो 80,000 था वो कैश डिपॉजिट कैश लेजर में पहले से ही हमने जमा कर रखा था, ठीक है। फर्दर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इफ द अमाउंट ऑफ 80,000 इज डिपॉजिटेड ऑन 24th मई। अब हमने अब हमने ये जो 80,000 रुपए ना, ये हमने 18 तारीख को डिपॉजिट नहीं किया, ये हमने 24 तारीख को डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो देखो समझो मेरी बात, टोटल टैक्स कितना है? 2 लाख, इसमें से 1.2 की तो कहानी एकदम क्लियर है, वो तो आईटीसी है, उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बचा ये 80,000, सॉरी बचा ये 80,000। इस 80,000 को फर्स्ट केस में हमने ड्यू डेट के पहले ही डिपॉजिट कर दिया था, इसलिए कोई ब्याज नहीं लगा। बट एक सिचुएशन लो जहां पे ये 80,000 हमने ड्यू डेट के 4-5 दिन बाद डिपॉजिट किया, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? बस उस 4-5 दिन के टाइम फ्रेम पे। तो हमारा इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं, 80,000 पे इंटू कब डिपॉजिट किया? 24th को, तो 21, 22, 23, 24, 4 दिन इंटू 18% डिवाइड बाय 365। थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, माफ करना, इंटू 18% इंटू 4 डिवाइड बाय 365। तो हमारा कितना हो जाता है? 80,000 इंटू 18% इंटू 4 डिवाइड बाय 365। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट 157.81 रुपीज। तो भैया पहले केस में तो जो है निल, जीरो इंटरेस्ट, दूसरे केस में 157.81 रुपीज, इतना इंटरेस्ट लगेगा। इस क्वेश्चन को पता है मैं क्या बोलूंगा? वंडरफुल क्वेश्चन। क्यों? देखो इंटर लेवल पे ना बच्चे पहली बात तो इंटरेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो बेचारे आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम्पशन, इन्हीं में भिड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये टॉपिक लास्ट उन 1.5 डेज में पढ़ के गए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, पहली बात। दूसरी, यदि आप पढ़ के गए भी हो तो भी है ना, ये जो निल निल आंसर आया ना, ये ना बिलीव नहीं होता, ऐसा लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, आंसर निल नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, यार पता है क्या है, मैंने भी ना इनको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई सजेस्टेड आंसर आया नहीं है। तो जब मैंने भी इनको सॉल्व किया ना, तो एक बार को मुझे भी खटका, यार इंस्टीट्यूट ने नील का कैसे दे दिया। बट ठीक है, फिर जब मैंने फिर से पढ़ा, मैंने कहा हाँ यार ये तो नील ही होगा, ये तो सिंपल सा केस है ना। तो थोड़ा सा मतलब दिस क्वेश्चन आई विल मार्क कि हाँ यार अच्छा था, 7A क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था। चलो उसके बाद 7B वाज अगेन अ लॉलीपॉप क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने ई इनवॉइसिंग के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो तो आसान क्वेश्चन था। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजंस रिक्वायरिंग इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस, ठीक है भैया, वही कि यदि एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ के ऊपर है फ्रॉम 17-18 से लेके अभी तक, तो आपको ई इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं ऑन ऑल B2B ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्प्ट कौन कौन है? एसईजेड यूनिट्स, ठीक है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जीटीए, मल्टीप्लेक्स, ठीक है, वही पूरा आपको आंसर लिखना है कि कौन कौन एग्जाम्प्ट है फ्रॉम ई इनवॉइसेस। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस बाय एसईजेड डेवलपर, एसईजेड डेवलपर को ई इनवॉइस इशू करना पड़ता है, एग्जाम्पशन एसईजेड यूनिट्स को है। तो ठीक है, यदि आपने ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन पढ़ा हुआ है, बहुत
बहुत मोटा-मोटा क्वेश्चन था। एकदम कहीं से घुस के नहीं निकाला था कि भैया ये बताओ, ठीक है? तो अगेन आसान क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सप्लाइज हैज बीन कवर्ड। ऑल्सो डिटरमाइन द कैटेगरी दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस या डीम्ड सप्लाई इन व्हिच दे शैल बी क्लासिफाइड। सप्लाई चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना, 3 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 तब प्ले में आता है जब किसी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हमें उसको सप्लाई बनाना है। शेड्यूल 2 तब प्ले में आता है जब हमें ये बाइफरकेट करना है कि कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 3 तब प्ले में आता है जब किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई से बाहर रखना चाहते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि हमें 4-5 पॉइंटर्स दिए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से शेड्यूल में कौन सा पॉइंटर आ रहा है, और उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ये तो सर शेड्यूल 3 में आता है। ये आपका नेगेटिव लिस्ट है बेसिकली, मतलब यदि कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर्विस देती है तो हमने इसको सप्लाई से बाहर निकाला हुआ है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, बेसिकली ये जॉब वर्क वाला पॉइंट है। जॉब वर्क शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, शेड्यूल 2 में आता है ये, ठीक है? मतलब बेसिकली हमें किसी ने गुड्स लाके दिए, हमें उसको उस पे कुछ काम करना है, उस पे कुछ प्रोसेसिंग करनी है और वापस वो गुड्स देने हैं। दिस इज नोन एज जॉब वर्किंग। तो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, ये शेड्यूल 2 में आता है, एंड दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है? अगेन ये शेड्यूल 2 में आता है, एंड दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड सर जीएसटी में कभी आपने सुना है? कभी आपने सुना है कि कोई जमीन बिकी उस पर जीएसटी आया है? शेड्यूल 3 में आता है। दिस वाज अगेन इजी। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इन शेड्यूल 1। तो ये क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन था। आई विल कैटर दिस एज अ इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा यदि आपको आप कहीं पे अटके होगे तो मुझे लगता है इन दोनों पॉइंट्स में से किसी में अटके होगे, और मैं आपको बताता हूं क्यों। शेड्यूल 2 ना थोड़ा सा बड़ा है, तो एकदम से किसी भी पॉइंट को आप लोगों को पढ़ के तुरंत ट्रिगर हो सकता है ना हो। देखो मुझे क्यों हो रहा है, हजारों बार पढ़ लिया है जीएसटी, हजारों बार पढ़ लिए हैं प्रोविजंस, है ना? दिमाग ना मेच्योरिटी जब आती है ना तभी चलता है। अभी आप लोग थोड़े नए हो जीएसटी में, तो हो सकता है सेकंड और थर्ड वाले पॉइंट में आपको थोड़ा टाइम लगाओ, बट नेचुरल। या यदि आपको इनमें से कोई एक आध पॉइंट नहीं भी बना, कोई बात नहीं यार, किसी भी पॉइंट पे गलत गए हो या नहीं बनाना, बिल्कुल स्ट्रेस मत होना कि यार हम कैसे बनेंगे सीए। सबका दिमाग ना बढ़ते बढ़ते ही बढ़ता है, ठीक है? कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं लेनी, कहीं पे भी लोड नहीं लेना। चलो अब आ जाओ बी पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर जीएसटी एक्ट। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन है, मतलब आपका चैप्टर 1, बिल्कुल बेसिक। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जीएसटी में आने के बाद वो बड़ी ही हैसल फ्री तरीके से मूव हो रहा है। तो क्वेश्चन जो पूछा है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, वो इसी से रिलेटेड पूछा है कि भैया जीएसटी में आने के बाद क्रेडिट जो इतनी आसानी से मूव होता है उस पे उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। मुझे पता है आप सब लोगों को पता है कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मैं जानता हूं। मेरे हाथ में नंबर देना नहीं है, नहीं तो मैं दे भी देता। प्रॉब्लम क्या है, उस 1.5 घंटे में जीएसटी के इस क्वेश्चन को, थियोरेटिकल क्वेश्चन को लिखना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं बट सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो जो लिख रहे हो ना उसको बड़े संक्षिप्त तरीके में, बड़े समराइज्ड वे में लिखना। मेरी बात समझना, ये बात मैं खासकर मई या सितंबर 26 वाले स्टूडेंट से कर रहा हूं। मेरी ना बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन है 5 नंबर का। ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, कि मैं आपका नाम जान सकूं। ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपका नाम जान सकूं। अब आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोग मुझे अपना नाम बताओ। इसके अलावा एक और टास्क क्या है कि 5 नंबर है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इज्जत दो, थोड़ा सा लेंदी बनाओ, थोड़ा सा आप आपके नाम के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें उनको एक्सप्लेन करो, ठीक है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोग मुझे नाम बताओ। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि 5 नंबर के हिसाब से आंसर की लेंथ बने। अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, व्हाट इज योर नेम, 2 मार्क्स। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अभी भी यह है कि मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। हाँ 2 नंबर का है ना, बिल्कुल लेंदी रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है, मैंने आप लोगों के आंसर्स देखे हैं, इसलिए मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग पूरा बता के आओगे कि आपका नाम क्या है, कैसे पढ़ा, सब कुछ करेक्ट।
कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना, इस वजह से आप लोग ये लिख के जाते हो कि माय नेम इज, कुछ नहीं, खत्म। बाद में आप लोग जस्टिफाई करते हो कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा क्या लिखें, पर भैया क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था, नाम जानना, वो तो आप लोगों ने बताया ही नहीं। मैं ना आज बहुत समय लेके आया हूं और बहुत समय लेके आप लोगों के साथ ये एक-एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन 2 नंबर का हो या 5 नंबर का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन आंसर क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन क्रक्स, वो तो लिखना ही है। भले ही क्वेश्चन 2 नंबर का हो या क्वेश्चन 5 नंबर का हो। 5 नंबर का हो तो उसके आसपास भी चीजों को एक्सप्लेन करनी है, 2 नंबर का हो तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए आपने अपना नाम ही नहीं बताया, आपने सिर्फ ये लिख दिया माय नेम इज और बोल दिया कि सर 2 नंबर जितना तो लिख आया हूं। तो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब भी आपको इतना समझाना पड़ेगा कि भैया जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, जीएसटी में यदि इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है, इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी चार्ज होता है। जो अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब होता था तो क्रेडिट चेन ब्रेक हो जाती थी। बट आज के समय जीएसटी में जब हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं तो जो भी परचेजर होता है वो इस आईजीएसटी का आईटीसी ले पाता है। बस यदि आपने इतना भी समझा दी, देखो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है, बेसिकली पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था ना उसमें क्रेडिट चेन ब्रेक होती थी, जीएसटी में ब्रेक नहीं होती, आईजीएसटी आराम से फ्लो हो जाता है। दिस इज व्हाट इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट और आपको यही ऑब्जेक्टिव था समझाने का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो मेरी बात। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है दोस्त कि क्वेश्चन 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, थियोरेटिकल क्वेश्चन में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि पूछने वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लोग बहुत सारे बच्चे इसमें आईटीसी यूटिलाइजेशन समझा के आए कि भैया सबसे पहले आईटी आईजीएसटी को खत्म करना फिर सीजीएसटी को। सच में दिल से सोचो, क्या वो आंसर यहां सही है? दैट इज यूटिलाइजेशन की इंटर्न जो आपके मेजर हेड्स होते हैं उनमें यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, with reference to registration, if an Aadhaar number is not assigned to an existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in the prescribed manner. Discuss such means, मतलब यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको एक अल्टरनेट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया है। क्या है? बहुत आसान आंसर था कि भैया या तो आप आधार एनरोलमेंट नंबर दे दो या फिर आप बैंक पासबुक पासपोर्ट नंबर ड्राइविंग लाइसेंस ये सब दे दो और आधार आने के बाद विद इन 30 डेज फिर से आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करो। ठीक है, लास्ट डिटरमाइन द सिचुएशंस व्हिच कैन रिक्वायर द इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू करना है, क्रेडिट नोट कब इशू करना है? 4-5 सिचुएशन है, बेसिकली सेल्स रिटर्न या जब आपने हायर टैक्स रेट लगा दिया है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज करी है उसको कम करनी है तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हो। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है? 30 नवंबर, जिस भी साल में आपने सप्लाई करी है उसकी नेक्स्ट, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, कैन अ क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी बी इशूड इन केस ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट? नो। इसका एक सर्कुलर है जो आप लोगों ने क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अगेन दिस वाज अ अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। ये मैं समझता हूं यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अटके होगे दोनों में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में इतनी थियरी है ना कि बच्चे बेचारे लास्ट मोमेंट पे पढ़ ही नहीं पाते, और सही भी है यार, बहुत ज्यादा थियरी है उसमें। ठीक है, तो 8 बी का जो सेकंड पार्ट था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्रेडिट नोट बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा था, कोई गहराई में घुस के नहीं पूछा। 8 एक ही बात करूं, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें 3 एडजस्टमेंट तो बिल्कुल इजीली याद आने चाहिए, है ना, इनफैक्ट ये भी आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका इनवॉइसिंग वाला इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन एक मैं बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चे से रूबरू नहीं हो पाते। मैंने 20 दिसंबर के आसपास बड़ी डिटेल वीडियो डाल रखी है और बहुत खूबसूरती से एक जेठालाल वाला जो हमारा पेटेंटेड एग्जाम्पल है उसको लेके समझाया है। ठीक है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पशन वाला क्वेश्चन भी चैरिटेबल एंट्री, मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर करी हुई है यूट्यूब पे, अच्छी 20-25 मिनट में मैंने आप बड़ी डिटेलली समझाया था चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज, तो ये क्वेश्चन भी मैनेजेबल था। उसके बाद यदि मैं बात करूं टाइम ऑफ सप्लाई, ये वाला क्वेश्चन आई वुड कोटेड एज अ अच्छा लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन, ऐसा नहीं था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला जो आपका क्वेश्चन था ये भी अच्छा था। ठीक है, अब हम लास्ट में क्वेश्चन 5A डिस्कस करेंगे। चलो, टीटीवाई प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है बेंगलुरु में, कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है बेंगलुरु में,
हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लाई रिसीव्ड मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2025। ठीक है, कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन है कर्नाटका में, एंड जून 2025 का डेटा है। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूं नीचे, मैं अपने स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट जीएस minimum GST liability of TTY Private Limited to be payable in cash, if any, for the month of June 25 after utilizing ITC। ठीक है, कंपटीशन क्वेश्चन सीरीज मैंने इस बार एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने पास्ट ईयर पेपर, आरटीपीस के पेपर, काफी पेपर्स के क्वेश्चन, कंपटीशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। एक डेजिग्नेटेड फॉर्मेट है जिसमें मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और सॉल्व करता हूं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में वो सीरीज है, आप उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली सॉल्व करने की टेक्निक समझ सकते हैं। उस सीरीज को यदि आपने पूरा कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन कभी टफ नहीं लगेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ता हूं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 24 कंपनी हैड अवेल्ड सर्विसेज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन विद अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 6 लाख। दिस ट्रांजेक्शन वाज लायबल अंडर रिवर्स चार्ज। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर वाज नॉट मेड टिल द करंट मंथ, मतलब अभी तक जून तक पेमेंट नहीं किया था सप्लायर को। बेसिकली 181 डेज का ओवरड्यू हो चुका है। हाउएवर टैक्स अंडर द सेट ट्रांजैक्शन वाज पेड टू गवर्नमेंट इन दिसंबर 24, बट जो टैक्स है अंडर आरसीएम वो दिसंबर 2024 में ही पे कर दिया गया था, एंड आईटीसी अवेल्ड इन द सेम मंथ, और जो आईटीसी है वो भी दिसंबर के महीने में ही अवेल कर लिया गया था। बेसिकली हमने दिसंबर में एक सर्विस ली है 6 लाख रुपए की, जो कि अंडर आरसीएम टैक्स पेमेंट होना है। टैक्स पेमेंट हमने दिसंबर में कर दिया, आईटीसी हमने दिसंबर में ले लिया, बट हमने करंट मंथ तक सप्लायर को पेमेंट नहीं किया। आईटीसी में हमें प्रोविजन पड़ते हैं कि यदि हम सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। बट उस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन है, क्या? यदि आरसीएम वाली लायबिलिटी है तो आपको रिवर्स नहीं करना पड़ता, तो बेसिकली इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद on 11th June 2025 received a debit note of 2.5 lakh in respect of inward intra-state taxable supply of service. The underlying invoice was issued in the month of 23 अक्टूबर 23 में कोई तो एक सर्विस हुई थी, कोई तो एक सप्लाई हुई थी, हाँ सप्लाई ऑफ सर्विस हुई थी, जिसका डेबिट नोट हमने 11 जून को इशू किया है, सॉरी हमने रिसीव किया है। तो मतलब बेसिकली हमारा आईटीसी बढ़ जाएगा, रिसीव किया है हमने, रिसीव्ड अ डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि जो इशू, जो इनवॉइस था वो कम बना था, कम वैल्यू का। ठीक है, उसके बाद ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ओके। ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल द इनवर्ड सप्लाई इज यूज्ड ओनली फॉर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। वेरेवर डिटेल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई आर नॉट गिवन, इट शैल बी टेकन एज इंटर स्टेट, मतलब यदि प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ भी डिटेल नहीं दिया है तो आपको आईजीएसटी मानना है। ठीक है, अज्यूम द एप्लीकेबल रेट्स ऑफ टैक्स। हायरिंग ऑफ हेवी मशीन्स का रेट 12% है, सप्लाई ऑफ मशीन ऑपरेटर का 18% है, और उसके अलावा बाकी सारे 18% है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले आउटवर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर सुधीर ऑफ हुबली कर्नाटका, रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब मैंने जिस पर्सन को सप्लाई करी है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो भैया हम कॉम्पोजिशन को सप्लाई कर रहे हैं, हम तो टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्स वो चार्ज नहीं कर सकता, उसको अपनी जेब से देना पड़ता है, ना ही वो इसका आईटीसी ले सकता है, बट हम तो टैक्स चार्ज करेंगे। तो इस 4 लाख पे आप 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे तो 36,000 आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी। हायरिंग रिसीट्स फॉर सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल हेवी मशीन अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ मशीन ऑपरेटर, 2 सप्लाई हो रही है, एक हेवी मशीन और उसके साथ ऑपरेटर। 9 लाख रुपए की सप्लाई है, इस 9 लाख में से 2,25,000 जो है वो सप्लाई ऑफ ऑपरेटर है, बट वो सेपरेटली चार्ज नहीं किया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई है। अब हमें ये देखना है कि ये कॉम्पोजिट है या मिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने नीचे देखा था जो रेट है ना हायरिंग ऑफ हेवी मशीन वो 12% है, बट मशीन ऑपरेटर का रेट 18% है। तो हम कैसे रेट लगाएं? हम पूरे 9 लाख पे सिंगल रेट लगेगा, या मिक्स सप्लाई है तो जो सबसे ज्यादा वाला रेट है वो लगेगा, क्या होगा? हम पूरा पढ़ते हैं। एज पर पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री दीज मशीन्स आर ऑलवेज हायर्ड आउट अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स आर ऑल्सो सप्लाइड ओनली व्हेन मशीन्स हायर्ड आउट विथ सिंगल प्राइस। कहीं ना कहीं मुझे कॉम्पोजिट सप्लाई वाली फील आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे कॉम्पोजिट सप्लाई वाली फील आ रही है, क्योंकि बिना मशीन के ऑपरेटर नहीं हायर करोगे, बिना ऑपरेटर के मशीन नहीं दी जाती है एट सिंगल प्राइस, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये इंडस्ट्री की पॉलिसी है, मतलब इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं सब ऐसा ही करते हैं।
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल सप्लाई देखी जाती है और उसका रेट लगाया जाता है। प्रिंसिपल सप्लाई है हायरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल हैवी मशीन, तो यहाँ पे इसका 12% का रेट लगेगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ डंपर इंक्लूडिंग ड्राइवर गिवन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया इन झारखंड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ। सर झारखंड में सर्विस दे रहे हैं, आईजीएसटी लगेगा 10,50,000 पे, 1,89,000 आईजीएसटी चार्ज करेंगे। स्टॉक ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन स्टूअर्ट ब्रांच इन शिमोगा कर्नाटका, मतलब हमने जो सेम जीएसटी वाली ब्रांच थी उसको आइटम भेजा है 2.5 लाख का। सर सेम पर्सन है, ये डीडीपी नहीं है, सेम पर्सन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। ये मैंने पता है क्यों लिखा था, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग ये देखो, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करके आए हैं। मैंने सिली मिस्टेक सीरीज में भी इस पॉइंट को कवर किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद गिवन ऑन हायर 26 मोटर व्हीकल्स, सीटिंग कैपेसिटी 14 पर्सन है, टू कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यदि किसी भी स्टेट का ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, अंडरटेकिंग को रेंट पे दिया जाता है, हायरिंग पे दिया जाता है मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 या उससे ज्यादा है, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद ये आपका एग्जाम्प्ट होगा। इसके बाद इनवर्ट ट्रांजेक्शन में परचेज 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ 23 सीसी, तो इस पे आपको आईटीसी मिलेगा। अच्छा ये राजस्थान से आ रहा है तो आईजीएसटी है ना, ठीक है। तो ये 86,400 का आईटीसी हमें मिलेगा। इसके बाद मिस्टर विजय वेंट टू सूरत गुजरात फॉर अ बिजनेस मीटिंग इन जून 2025 एंड स्टेड फॉर 3 days इन रॉयल रेसिडेंसी होटल। मैं कर्नाटका में रजिस्टर्ड हूं, मैं गुजरात गया, गुजरात में एक होटल में रहा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। तो जो वो गुजरात की होटल है वो क्या जीएसटी चार्ज करेगी, सीजीएसटी एंड गुजरात जीएसटी। मतलब एक कर्नाटका में रजिस्टर्ड डीलर उसके गुजरात में जो उसने जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब मैंने ये पूरा क्वेश्चन बनाया, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं ताकि ज्यादा टाइमिंग ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो यहां पे मेरा आउटवर्ड टैक्स पेबल जो है वो मेरा आ गया 2,97,000, हायरिंग ऑफ हैवी मशीन का 1,08,000, रेंटिंग ऑफ डंपर का 1,89,000 और सीजीएसटी एसडीएसटी का 36,000, सप्लाई ऑफ गुड्स टू सुधीर जो कॉम्पोजिशन वाला था ना उसका, ठीक है। इसके अलावा आईटीसी यदि मैं देखूं तो 4 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर 86,400 और वो जो डेबिट नोट वाला पॉइंट था ना उसका 22,500 22,500, तो मेरा आईटीसी आ जाता है 86,400 22,500 22,500। तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश जब मैं पूरा प्रॉपर सेट ऑफ करता हूं तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश आईजीएसटी का 2,10,600, सीजीएसटी एसडीएसटी का 13,500 13,500। दिस इज माय आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एकदम 100% विथ नोट्स वगैरह सॉल्व नहीं किया, बट मैंने मोटा माटी कैसा होना चाहिए, किस पॉइंट का क्या एडजस्टमेंट है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अब लास्ट में मैं आपसे कुछ 2 मिनट की बात करना चाहता हूं, ज्यादा बड़ी नहीं, 2 मिनट की। मैंने आपका भरपूर टाइम लिया है। बात बड़ी सीधी सादी बड़ी सिंपल सी है। आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, 90 से 95% सॉल्यूशंस के आंसर मैंने करेक्ट दिए होंगे। 5%, 95% करेक्ट दिए, 5% में इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स पे छोड़ देता हूं। क्यों? यार देखो एक्ट है, कहीं 1% चांस है मुझसे गलती हो जाए, 1% ह्यूमन एरर, 4% कहीं मैंने कोई इंटरप्रिटेशन गलत ना ले लिया हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व किया है, तो 95 टू 100% बेसिकली मुझे तो 100% लगता है कि मेरा आंसर सही होगा, बट फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग देखो, एनालिसिस करो, हमारा जीएसटी कैसा गया है, हमारा इनकम टैक्स कैसा गया है, हमारे बाकी पेपर्स कैसे गए, सबका एनालिसिस करो और उसके बाद खुद ये डिसाइड करो कि क्या हमें पढ़ना चालू कर देना चाहिए या हमें रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए। यदि आपका पेपर 50% भी गया है, 50% मतलब हाँ सर हो सकता है, रह भी सकते हैं, पढ़ना चालू कर दो, लूप में नहीं फंसना, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल लिटिल लिटिल पढ़ना चालू करो, कोई ऐसा हैवी माइंड में नहीं बिठाना, ठीक है। सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं एक वीडियो लाऊंगा कि भैया May 26 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी, जिनने ये अटेम्प्ट दिया था उनके लिए भी, जो सितंबर में नेगेटिव रिजल्ट आया है और जिनने ये अटेम्प्ट ड्रॉप किया है और जो अब मई देने वाले उनके लिए भी, तीनों के लिए मैं एक अच्छी प्लानिंग वीडियो लाऊंगा कि भैया मई के लिए हमें अभी से ही कैसे जागना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, पहली बात। दूसरी बात, देखो जीएसटी ना टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इजी है। जीएसटी में आपकी कोशिश होनी चाहिए 50 में से 35 प्लस ले आए। यदि आपको पूरा ग्रुप निकालना है, आपको 150 चाहिए, 150 में से 35 यही ला देगा। तो इसको टाइम दो, इसको पढ़ो,
एबीसी पे रिलाय मत करो। एबीसी एनालिसिस प्रायोरिटी लिस्ट सिर्फ उस 1.5 दिन की प्लानिंग के लिए होता है। उस 1.5 डेज में आपको कैसे प्लान करना है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चैप्टर्स जो बड़े लगते हैं, जो बहुत हेवी लगते हैं, जैसे एग्जाम्पशंस, उनको एक प्लानिंग के साथ पढ़ो। रोज एक एंट्री उठाओ और उसको खत्म करो। मैंने इस अटेम्प्ट में यूट्यूब पे एक एग्जाम्पशन सीरीज चलाई थी दिसंबर महीने में, बेसिकली 5th 10th दिसंबर के आसपास, जहां मैं रोज एक एग्जाम्पशन एंट्री डाल रहा था। अच्छी 15-20 मिनट की एकदम वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो, आप देख लो प्लेलिस्ट में उसको जाके, काफी हेल्पफुल रहेगी। सेकंड, कंप्यूटेशन क्वेश्चन को डरो मत, उसको टैक्टफुली डील करो। इस क्वेश्चन में मेरा मोटिव सिर्फ आंसर देना था, थोड़ा सा क्वेश्चन समझाना था। आप मेरी कंप्यूटेशन क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करो, यूट्यूब पे है। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, जिसने उस सीरीज को फॉलो किया है ना, जो भी बच्चा होगा, आप उससे जाके पूछ लेना। कोई भी ये तो नहीं, वो भले ही मेरे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। खैर अभी तक मैंने ऐसा कोई बैच लॉन्च नहीं किया, मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स लॉन्च किए थे, बट वो डेफिनेटली ये बोलेगा कि भैया वैल्यू एडिशन तो होता है। उसको भले ही मेरा दूसरा वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मैं ये भी कह रहा हूं, पर वो कंप्यूटेशन क्वेश्चन के लिए यही बोलेगा कि उसका वैल्यू एडिशन हुआ है। तो आप कंप्यूटेशन क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज, यदि आप एमसीक्यूज आंसर चाहते हो तो वो वीडियो मैंने आपका 10th को ही डाल दिया था। 10th जनवरी की आप वीडियो सर्च करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां पे आपको एमसीक्यूज के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इस पूरे वीडियो का यही मोटिव था। अच्छा, यदि हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, सर एवरेज से इजी की तरफ आएगा ये, मॉडरेट से मतलब मैनेजेबल की तरफ। मैं इजी नहीं बोलूंगा बार बार, इजी सुन के ना बच्चों को डर लगने लगता है कि सर इजी है, टफ चेकिंग होगी, हमसे नहीं बना, बाप रे ये यदि इजी था तो टफ कैसे बनेगा। मॉडरेट समझो आप इस पेपर को। उस 3 घंटे के पेपर प्रेशर में ये पेपर एक अच्छा पेपर था, अच्छा लेवल था, फिर भी मॉडरेट से नीचे वाली साइड। तो हमारी तैयारी अब अगले अटेम्प्ट के लिए ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, यदि मैं टॉपिक्स की बात करूं, सारे टॉपिक्स जो हम उठाते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से उन्हीं में से पूछा जाता है। वो कोई एनालिसिस ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई सपना आया कि भैया यही चैप्टर्स आएंगे, वो हमारा पास्ट पेपर एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। आप उन वीडियोस को भी जाके देखोगे तो आप पाओगे कि थियरी क्वेश्चंस का जो मैंने थियरी वीडियो देखा था, दिया था, उनमें से ही टॉपिक्स आए हैं। ई इनवॉइसिंग, क्रेडिट नोट, आप जो टॉपिक उठाओगे, सप्लाई में शेड्यूल्स, हमेशा मैं बोलता हूं कि भैया शेड्यूल कभी छोड़ के नहीं जाना, शेड्यूल में से क्वेश्चन बनता है ना, तो उनमें से ही क्वेश्चन आए थे। और आपके यदि आप बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन देखोगे तो वो भी उनमें से, जो मैं बोलता हूं ना कि ये 5 चैप्टर कर लो 30 मार्क्स पक्के, उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे सारे, ठीक है। बट कोई देखो ऐसी क्रेडिट लेने देने वाली बात नहीं होती है, हमारा पास पेपर एनालिसिस होता है, यदि आप लोग करोगे तो आप भी वही चैप्टर्स निकालोगे। बस आपके लिए हम काम इजी बनाते हैं, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, बाकी एनालिसिस हम लोग करके दे देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ा सा ऑफ था मैं, थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी था, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं फंबल भी कर गया हूँ मैं। ये वीडियो रात में बना रहा हूँ 11-12 बजे, इसलिए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, यदि आप लोगों को मैंने हेल्प दिया हो इस अटेम्प्ट में, तो प्लीज सर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक वंडरफुल चैनल है फॉर जीएसटी। मैं पूरी हेल्प करता हूं कि आप लोगों को, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जितनी हेल्प कर सकूं उतनी हेल्प करूं। आने वाले अटेम्प्ट में और भी बेहतर चीजें आएंगी, और भी अच्छी चीजें आएंगी, और ऐसी सीरीज लाऊंगा मैं जो आपके इस जीएसटी के पेपर को और सिंप्लीफाई कर देगा। और उसी के साथ मैंने बैच रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, मैं मस्त अपना बैच लॉन्च करने वाला हूं अब आप लोगों के बीच में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर गिविंग मी सो मच लव। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।